हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिस्टम डिज़ाइनिंग कोर्स। और ऑलरेडी हमने इस कोर्स का 28% कंप्लीट कर लिया है, यानी हम हैं एपिसोड नंबर 9 पे आज। ठीक है। इसके पहले हमने लोड बैलेंसर, एचटीटीपी सर्वर क्लाइंट और जो भी स्केलेबिलिटी, लेटेंसी, थ्रूपुट होती हैं, ये फंडामेंटल्स जो हम कवर कर रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा था। और आज हम कैशिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रेडिस और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। ऑलरेडी 8 एपिसोड या फिर 8 एपिसोड आ चुके हैं इस लाइक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन कोर्स, जिसमें हम बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है। और कम्युनिटी के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं विद द मेन लर्निंग पार्ट ऑफ कैशिंग, कि क्या होता है कैशिंग और कैसे सीडीएन वर्क करता है, क्या यूज़ होते हैं इनके। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द कैशिंग। सबसे पहले देख लो कि कैशिंग होता क्या है एग्जैक्टली, इसका मीनिंग क्या होता है। सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा, आई नो, बट जैसे जैसे वीडियो में नीचे जाओगे, जो एग्जाम्पल्स हम कवर करने वाले हैं, जो डायग्राम्स हम देखने वाले हैं, वो जब आप इंटरव्यू में बताओगे और अगर उस तरह से आपने बताया एग्जाम्स और डायग्राम्स की मदद से, तो सिस्टम डिज़ाइन ऑल इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स ओनली। एक डायग्राम बना लिया, फ्लो डायग्राम, और एक एग्जाम्पल दे दिया अच्छा सा। ठीक है। आपका सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू में यही दोनों चीज़ें बतानी होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं विथ कैशिंग। कैशिंग क्या होता है? कैशिंग मतलब जो चीज़ आपके मान लो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है और चेंज नहीं हो रही है हर सेकंड, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक सिंगल जगह एक जगह स्टोर कर देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, लेटेंसी कम हो, डेटाबेस पे लोड कम हो और कॉस्ट कम हो। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपका एक मेन होम पेज है, मेन होम पेज है, जो कि हर 6 घंटे बाद इसमें डेटा चेंज होता है। 6 घंटे बाद उसमें डेटा चेंज होता है ना, मान लो। या होम पेज है तो आप मोस्टली 6 दिन बाद चेंज करोगे, बट मैं मान लेता हूँ 6 घंटे बाद चेंज होता है। अब दूसरी चीज़ आई यहाँ पे कि ये होम पेज का डेटा जो है, ये मान लो उसमें कुछ एनालिटिक्स का डेटा होगा ना, कितने यूज़र्स आए नीचे, मान लो कितने हमारे पास अभी तक प्रोजेक्ट्स आए हैं, मान लो जो भी आपका डेटा हो, स्टूडेंट्स का डेटा हो, कुछ फिक्स्ड होगा ना कि हमने 5,000+ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हाँ 2,000+ यूज़र्स हैं हमारे पास, 100+ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, और ये डेटा चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट हम डेटाबेस से लेके आ रहे हैं। और भी मान लो बहुत सारा डेटा डीबी से निकल के आ रहा है, और एक बड़ी सी सीक्वल क्वेरी बन रही है, बड़ी सी सीक्वल क्वेरी बन रही है, और फाइनल में जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो हमारे होम पेज पे शो हो रहा है। सॉरी। अब ये चीज़ मान लो क्या होगी कि 6 घंटे बाद चेंज होगी, है ना। तो अब मैं बार बार, अगर मुझे कोई यूज़र अगर उस दिन भर में होम पेज हमारा मान लो 5,000 बार खुल रहा है, तो 5,000 बार ये सीक्वल क्वेरी चली होगी, है ना। जितनी भी क्वेरीज होंगी, एक ही नहीं होगी, बहुत सारी मल्टीपल क्वेरीज से मैंने बोला आ रही हैं चीज़ें, और फिर वो डेटा प्रिपेयर हो रहा होगा और होम पेज पे हो रहा होगा। ऑलरेडी इसमें टाइम भी लग रहा होगा, एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, हमारे सिस्टम पे लोड जा रहा है, सिस्टम पे लोड बढ़ रहा है। ठीक है। और हमारी कॉस्टिंग तो इनडायरेक्टली बढ़ ही रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं क्या करूँगा ना कि कैशिंग लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि ये 6 घंटे में ये डेटा चेंज हो रहा है ना। अगर ये 6 घंटे की जगह हर टाइम होता तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, हर सेकंड अगर ये चेंज हो रहा होता डेटा तो कुछ ऑप्शन नहीं होता। मतलब हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फिक्स डेटा है। अब फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पे मैं आता हूँ, जिसे हम टीटीएल बोलते हैं, और एक फिक्स डेटा है, इस पर मैं अभी बताता हूँ इसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा ना कि एक पहले ही लॉजिक लिख दूंगा। जब भी हमारा ये मान लो होम पेज वाले पे कोई आए स्लैश होम पे, तो एक तो मैं एक पहले इफ़ कंडीशन लिखूंगा कि इफ़, बस मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, कैश अवेलेबल है तो। अब कैश अवेलेबल कहाँ होगा, कैसे होगा, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसे फेच करके, मतलब फेच करके और रिस्पॉन्स भेज दो, मतलब जैसे भी आप बना रहे हो। और एल्स क्या करो, अगर कैश नहीं है तो क्या करो, फिर ये सीक्वल की क्वेरीज चलाओ। अब इस लॉजिक से क्या होगा कि मैंने कैश एक जगह पहली बार पुल करके, हाँ और एक चीज़ मैं मिस कर दिया, सीक्वल से पुल करो, फिर इसको कैश में सेव करो, फिर रिस्पॉन्स भेज दो। ठीक है। अब ये स्टेप जो है क्रूशियल है। जब आपके पास डेटा मान लो पहली बार आया कोई यूज़र, तो ये डेटा नहीं रहा, कैश सेव नहीं था, तो ये सीक्वल क्वेरी को फेच करेगा, जो बड़ा टाइम एक बार तो लगाना ही पड़ेगा हमें, डेटा चाहिए तो। फिर ये क्या किया, कैश में सेव कर दिया इसे, कैश में सेव हो गया और रिस्पॉन्स दे दिया यूज़र को। अब ये जो सेव हुआ है ना, वो जब अगली बार यूज़र को ही आएगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेव कर दिया एक बार। ठीक है। और इसका टाइम टू लीव एक होता है कि कितने घंटे तक ये कैश जिंदा रहे।
ठीक है। तो मान लो मैंने 6 घंटे दे दिया, तो 6 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा कैशे, जो भी नाम से आपने दिया होगा। सो वो कैश जब तक अवेलेबल है, अगर फेच हो रहा हो तो यहीं से डायरेक्ट मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया और ये बड़ी सी SQL क्वेरी हुई मेरी, वो होने से रह गई, ठीक है। बहुत सारे मेरे सिस्टम पे लोड, पैसे, ये सब बच गए। सो कैश अवेलेबल, हम अगर अवेलेबल है उस टाइम तक तो हम उसे ही भेजेंगे, वरना SQL से क्वेरी लिख के भेजेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं रेडिस, जिसका नाम है, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। रेडिस बहुत इजीली इफेक्टिव, बहुत फास्ट टूल है, इन मेमोरी देता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। उससे पहले TTL आपको समझ आया। यहाँ पे TTL क्या होगा, 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद ये कैश अपने आप डिलीट हो जाएगा। फिर जब कोई यूज़र मारेगा रिक्वेस्ट तो ये एल्स स्टेटमेंट में जाएगा, फिर नया सेव करेगा कैशे 6 घंटे के लिए, क्योंकि मेरा वेबसाइट हर 6 घंटे पे चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे करके आपका पूरा फ्लो बहुत ही सिंप्लीफाइड चल रहा था। आपने 2000, मान लो 6 घंटे में 2 लाख लोग आ रहे हैं, तो आपने 2 लाख प्लस क्वेरीज बचा ली। अगर मान लो यूट्यूब है तो उसने कितनी क्वेरीज बचाई आप समझो, डेली हर सेकंड उसके 2 लाख यूज़र्स होते हैं, तो कितनी सारी क्वेरीज बच जा रही हैं इससे, कितना लोड, कितना टाइम बच रहा है। और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर मैं दिखाऊँ तो ये लेटेंसी, मतलब फास्ट हो गया एक तो सिस्टम। क्वेरीज चलाने में बहुत टाइम लगता है आपको, पर इससे क्या हुआ, सिस्टम बहुत फास्ट हो गया, डेटाबेस पे लोड कम आया और कॉस्टिंग मेरी कम आई, ठीक है। तो कैशिंग क्या करता है, मेरे स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें रिपीटेड बार बार डेटाबेस पे कॉल जा रही हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कैशिंग में सेव कर सकते हैं, और ये हो जाएगा चीज़, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब इम्पॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको, पर एक बार और इसे देख लेते हैं। पहले तो ये क्या करता है, API के रिस्पॉन्स को फास्ट कर देता है, क्योंकि DB पे क्वेरी नहीं चल रही है, हमारे अलग अलग कॉल्स नहीं हो रहे हैं मल्टीपल, कहीं से डेटा लाना नहीं है, सीधे एक जगह कैश में डेटा रखा हुआ है, उसे पुल करके रिस्पॉन्स शो कर देना है, ठीक है। सो एक तो ये मिली सेकेंड्स में काम करता है। स्केल्स हैवी, रियल रीड हैवी सिस्टम्स, ठीक है। अब मान लो एक क्वेरी है SQL क्वेरी, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी है और ये पूरा टाइम लेती है 5 मिनट चलने के लिए, 5 मिनट में, या मान लो 5 सेकेंड भी लेती है। तो अगर ये मैं हर मिनट में 10 बार चलाऊँ तो ये कितना टाइम लेगा, कितने यूज़र्स का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, कितना ज़्यादा लेट में आएगा ना ये चीज़। मान लो बहुत लेट होगा ना यूज़र्स को, ठीक है। और ऊपर से मान लो कोई चीज़ है जो कि 10 मिनट लेती है, तो मैं हर बार ये थोड़ी चाहूँगा कि 10 मिनट ले। एक बार 10 मिनट ले लिया, उसे सेव कर लिया, अगली बार वो 2 मिली सेकेंड में इनफैक्ट आएगी, ठीक है। सो बड़ी चीज़ जो जिसमें रीड का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसको मैं कहीं सेव कर लूँगा ताकि अगली बार वो मुझे जल्दी आए। एक बार तो मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है DB ओवरलोड ड्यूरिंग ट्रैफिक स्पाइस, ठीक है। DB पे उतना लोड नहीं जाएगा, मान लो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, उसमें रीड भी कर रहे हो आप, राइट भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो लोड आपका कम होगा और इम्प्रूव्स यूज़र एक्सपीरियंस, बहुत फास्ट मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है इंस्टाग्राम फीड, यूट्यूब मेटा वीडियो डेटा, ठीक है, अमेजॉन प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो ये 3-4 बहुत पॉपुलर जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको बताया, आप देख के समझ पा रहे होगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेजॉन जैसी मतलब कंपनीज इसे यूज़ कर रही हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैशिंग ऑन हाई लेवल। सो सबसे पहले क्लाइंट साइड कैशिंग। जब आप मोबाइल यूज़ करते हो तो बहुत बार आपने देखा होगा लिंक्डइन यूज़ किया है, आपने लिंक्डइन यूज़ किया है ना, तो पोस्ट पे आपके लाइक्स बहुत बार कम ही रह जाते हैं, और अब वही चीज़ आपने लैपटॉप पे हो ली है तो उस पर लाइक्स दूसरे दिखाएंगे लिंक्डइन पे। सो ये क्या हो रहा है, मोबाइल के में ही कैश हो चुका है डेटा, मोबाइल में ही कैश हो चुका है डेटा फ्रंट एंड पे, ठीक है। ब्राउज़र में भी बहुत बार होता है, क्रोम पे आप बार बार रिफ्रेश करते हो जब जाके कोई डेटा चेंज होता है, तो ये सब कैशिंग के ही एग्जांपल हैं। आपने सेव कर लिया, बार बार उसे पुल नहीं कर रहे हो आप सर्वर से, लोड नहीं डालना चाह रहे हो, सेव कर लिया टेम्प्रोरीली 1 घंटे के लिए। अब हो सकता है अगले बार जब वो रिफ्रेश हो 1 घंटे बाद, तो सारा नया डेटा है और 1 घंटे के लिए फिर सेव हो जाए। एप्लीकेशन साइड में हम क्या करते हैं, अब क्लाइंट साइड के लिए तो हम लोकल ब्राउज़र का ही, हमारा लोकल स्टोरेज होता है ना, वहीं स्टोर कर देते हैं। अब एप्लीकेशन साइड में हम क्या करते हैं, रेडिस या मेमकैश दोनों टूल हैं। रेडिस बहुत पॉपुलर है, दोनों का काम लगभग सेम है, एक समझोगे दूसरा समझ जाओगे, बस नाम अलग अलग है, टूल्स अलग अलग हैं। डेटाबेस कैशिंग, जब आप डेटाबेस की SQL क्वेरीज में बड़े बड़े रिस्पॉन्स सेव करवाते हो उसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस कैशिंग। और CDN कैशिंग, अभी इसके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं CDN, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब कंटेंट डिलीवरी का काम होता है इफ़िशियंट बनाना सिस्टम को, इमेजेस पास के सर्वर से पुल करके ले आना, बट हम इस इमेज को भी क्या कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, ताकि जो टाइम मान लो CDN की मदद से कोई चीज़ 2 मिनट की थी वो अब 30 सेकेंड में हो रही है, तो कैशिंग की मदद से वो अब 30 सेकेंड से कम होकर 10 सेकेंड में हो जाएगी। 2 मिनट से 30 सेकेंड CDN ने किया और 10 सेकेंड क्या कर दिया, मेरे कैशिंग ने कर दिया।
कम, मतलब उसका एग्जैक्ट टाइम। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट साइड, डेटाबेस साइड, एप्लीकेशन साइड, CDN साइड, ये सब कैशिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ देखते हैं इन मेमोरी कैशे, जिसे हम बोलते हैं रेडिस। मतलब इन मेमोरी कैशिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडिस यूज़ कर सकते हैं। अब रेडिस क्लस्टर क्या होता है, उससे पहले जानने के लिए हमें रेडिस जानना पड़ेगा क्या होता है। सो रेडिस क्या है सबसे पहले, तो ये इन मेमोरी की वैल्यू स्टोरेज करता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल नहीं काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप बैकएंड लिखते हो ना, बैकएंड, तो ये सर्वर पे एक होता है जिसका कुछ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज में बोल सकता हूँ, रैम होता है, मान लो 2 GB का रैम। जब आप AWS पे स्टोर मतलब सर्वर लेते हो, तो आप लेते हो कि 128 GB मुझे स्टोरेज चाहिए और 2 GB रैम चाहिए, जिसपे मेरा पूरा का पूरा सर्वर चलेगा, ठीक है। सो ये सर्वर का स्पेस है, ठीक है। अब जब इससे ज़्यादा डेटा, आप मान लो बहुत सारे यूज़र्स हैं आपके, और इस पर सब कुछ स्टोर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ महंगी होती है चीज़ें। AWS की बात अगर मैं करूँ, तो वहाँ पे मैंने 2 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ले लिया किसी सर्वर का, ठीक है। अब ये बहुत महंगे होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सर्वर कॉस्टिंग उनकी बहुत महंगी है AWS की। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, SQL या MongoDB या कोई S3 बकेट, यहाँ पे मैं डेटा डालता हूँ, डेटा स्टोर करता हूँ, जिसमें 50-50 GB 100-100 GB डेटा बिना मतलब आराम से फ्री में जाता है, ठीक है। SQL में डेटा बहुत सारा आप डाल सकते हो, मिलियंस ऑफ 134 GB मान लो मेरे पास डेटा है, तो डेटा डाल दिया इस पर यही चीज़ अगर यहाँ डालने जाते तो बहुत कॉस्टिंग होती है, इसलिए हमने एक्सटर्नल डेटाबेस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से फेच करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्विस है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कोई अगर चीज़ 128 GB में ही हो तो वो जल्दी फेच होके आ जाएगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कि अगर सर्वर के स्टोरेज में मैं कोई चीज़ स्टोर करूँगा तो वो चीज़ रिलेटिवली जल्दी फेच होके आ जाएगी, कि एक्सटर्नल DB अगर मैंने यूज़ किया तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि वो सर्वर अलग है, थोड़ा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा। अब जो मेरा बैकएंड है उसके अंदर जो स्टोरेज है, रेडिस उसी में काम करता है, इन मेमोरी, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्पेस ना लेते हुए की वैल्यू स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर क्या होते हैं, मान लो की मैंने डाल दिया कि स्टूडेंट, ठीक है, या फिर हम जो अभी होम पेज का ले रहे थे, तो होम पेज ऑफ 210125, ये की हो गई मेरी। और इसका वैल्यू क्या हो गया, जो भी बड़ा सा मेरा डेटा SQL से आया वो सारा फेच कर दिया। अब जब मुझे फेच करना होगा उस चीज़ को, जब मैं इफ़ वाला लॉजिक लिखा था, तो जो कैशिंग में फेच करना था वो की वैल्यू से ही हम फेच करेंगे, ठीक है, कि ये की अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है, वरना DB से पुल करो, सेम की में ये डेटा कैश कर दो, और फिर अगली बार वो की अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सो ये इन मेमोरी होता है, एक्सट्रीमली फास्ट, माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे की वैल्यू पेयर है। एक ए पूछो तो बी आएगा, की पूछो तो वैल्यू आएगी, तो की वैल्यू पेयर है। यूज फॉर कैशे क्यू सेशन स्टोरेज, तो रेडिस का केवल कैशिंग ही काम नहीं है, क्यू में भी आप डाल सकते हो चीज़ें, सेशन स्टोर कर सकते हो, उसमें बहुत सी चीज़ें काम होती हैं। सो इट इज़ स्टोर इन रैम नॉट डिस्क, सो इट इज़ वेरी फास्ट। रैम की चीज़ें बहुत ही फास्ट होती हैं, जो इंटरनल मेमोरी होगा उसी में स्टोर होंगी। और जब आपका पूरा पूरा फाइल इसमें स्टोर रहेगा, जो हमारे स्टोरेज है, और जब आपने उसे स्टार्ट कर दिया तो वो रैम में ही रहेंगी, तो बल्कि और 10x फास्ट या फिर बहुत तेज़ हो जाएंगी, एक्सट्रीमली फास्ट यहाँ पे लिखा है ना। सो आप देख सकते हो इसके बारे में थोड़ा और। अब थोड़ा ऊपर देखते हैं रेडिस के बारे में। सो देखो, ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, बट एक बार और समझाते हैं कि जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट मारेगा, ठीक है, सो सबसे पहले ये रेडिस के कैशे में देखेगा। रेडिस के कैशे के डालने के अलग अलग छोटे छोटे मेथड होते हैं। रेडिस डॉट ऐड करोगे और की वैल्यू डाल दोगे, की कॉमा वैल्यू, तो घुस जाएगा उसमें, मतलब नया कैशे बन जाएगा। रेडिस डॉट गेट करोगे और की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे, तो वो वैल्यू पूरी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ईजी मेथड्स होते हैं ये सब पुल करने के। वैसे ही रेडिस डॉट गेट किया और देखा कि कैशे अवेलेबल है कि नहीं। अगर होगा, देखो नंबर 1 लुक इन कैशे, अगर कैशे हिट मिल गया तो ये डेटा यहीं से भेज देगा। अगर कैशे नहीं मिला तो ये परसिस्टेंट स्टोरेज में लेगा और उस डेटा को कैशे करेगा और फिर रिटर्न कर देगा यूज़र्स को, ठीक है। सो आई होप इतना समझ आ रहा होगा कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, है ना, क्लियर होगा इतना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैशे के बारे में और देखते हैं। उससे पहले हमारे पास क्लस्टर्स, रेडिस क्लस्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल आप क्लस्टर्स बना सकते हो, डेटा उनका अलग अलग रख सकते हो, उनका अपना अपना स्टोरेज होता है, रेप्लिकेशन होता है, और ये सब आपस में बात करके रीड राइट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इतना एडवांस टॉपिक में आपको नहीं जाना है, बट हमने बेसिक बेसिक देख लिया। रेडिस जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आगे प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे,
तो आप एग्जांपल्स देखोगे कोड वाले वे में, कोड कैसे करते हैं इसे, और तब आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो चलो उसके पहले अभी धीरे धीरे हम देखते हैं कि और कहाँ पे रेडिस जाता है। सो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जबकि फिर भी एक बार देख लो, क्लाइंट एपीआई, रेडिस और डेटाबेस। क्लाइंट एपीआई पे रिक्वेस्ट करेगा, वो देखेगा रेडिस में वो डेटा है कि नहीं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो डेटाबेस से पूछेगा, रेडिस में सेव करेगा, और अगली बार के लिए ये यहीं से रिपीट साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। अब रेडिस के डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक एक करके थोड़ा रेडिस में भी जाते हैं। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 हैश, नंबर 3 लिस्ट, सेट और सॉर्टेड सेट, और भी बहुत सारे। आप रेडिस के साइट पे जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाना, आज ही जाना वरना बाद में भूल जाओगे, ठीक है। रेडिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाना, इनके मेथड्स लिखे हुए हैं, कि बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज लिखे हुए हैं कि कैसे आप रेडिस को अपने मॉन स्टैक प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल सा कमांड होता है मॉन का रेडिस का पैकेज इंस्टॉल करने का। उसके बाद से मेथड्स होते हैं रेडिस डॉट गेट, रेडिस डॉट सेट, रेडिस डॉट, जो भी आप मतलब डेटा टाइप डाल सकते हो उसमें अलग अलग। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, खुद से पढ़ना थोड़ा सा, और एक बार डॉक्यूमेंट पे जाओगे ना, बहुत ईजी और बहुत अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन है रेडिस का, बहुत प्यारा सा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है रेडिस ने। सो जाके देखना। सो स्ट्रिंग में क्या होगा, आप यूज़र प्रोफाइल कंट्रीज जो नॉर्मल स्ट्रिंग में यूज़ करते हो। हैश में क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग ए बी सी, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। लिस्ट में क्या है, क्यूज़ डाल सकते हो, हाँ लिस्ट में भी आप क्यूज़ डाल सकते हो, ये भी सेम हैश के जैसा ही रहता है। और सेट में आप क्या सकते हो, यूनिक एलिमेंट, सेट में यूनिक एलिमेंट जाएगा, 2 बार ये नहीं जा सकता, ठीक है, एक ही बार ये जाएगा उसमें। और सॉर्टेड सेट क्या होता है कि एक ऑर्डर में जाएगा ये चीज़, इससे हम लीडर बोर्ड्स बनाते हैं, रैंकिंग बनाते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं दूं, तो आप रेडिस से एक ऐसा लीडर बोर्ड बना सकते हो, लीडर बोर्ड बना सकते हो जो कि 1 मिलियन प्लस यूज़र्स को रैंकिंग दिखाए उनको, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा सा इंटरफेस इन्होंने बना रखा है, बहुत ही अच्छा टूल है, तभी आपने सुना होगा कि रेडिस बहुत ही पॉपुलर है, बहुत एक्सट्रीमली। इसके जैसा कैशिंग टूल अभी तक मार्केट में आई गेस नहीं आया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे इसके डॉक्यूमेंटेशन है। आप जाके पक्का डॉक्यूमेंटेशन देखना, कुछ चला वला के देखना, ठीक है। ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो आराम से ये सब आप देख सकते हो रेडिस के बारे में, ठीक है। अब कुछ टॉपिक हैं जो कि हमें डिस्कस करने पड़ेंगे फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। कैशे हिट क्या होता है और कैशे मिस क्या होता है। जब मैंने बताया था कि लॉजिक लिखते हैं कि क्लाइंट है, ये हमारे एपीआई पे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन होगा कि कैशे अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैशे हिट। अगर अवेलेबल है तो कैशे मिल गया, डेटा फाउंड इन कैशे, और नहीं मिला तो डीबी कॉल होगा, और डेटा फाउंड नहीं हुआ है तो अगली बार डीबी कॉल होगा एल्स केस में, ठीक है। और फिर यहाँ पे कैशे सेट करेंगे, हम कैशे सेट करेंगे, ठीक है। तो कैशे सेट हो गया तो अगली बार ये कैशे मिस नहीं होगा, अगली बार कैशे हिट हो जाएगा, ठीक है। सो कैशे हिट मतलब डेटा मिल जाना कैशे में, कैशे मिस मतलब नहीं मिलना। सो इसमें हमारा रोल क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हिट हो, ताकि हमारा डेटा बेस पे कॉल कम जाए और जल्दी जल्दी काम हो। टीटीएल, मैं इसकी बात बार बार कर रहा था, टाइम टू लिव होता है इसका फुल फॉर्म, और ये फ्रेशनेस डालता है डेटा में। अब मान लो मैंने जो कि 6 आवर्स वाला एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले ना, सेम वही वे कि अगर ये डेटा मान लो हर 2 घंटे पे चेंज हो रहा है, कोई डेटा है जो कि हर 2 घंटे पे चेंज हो रहा है, तो मैं उसका टीटीएल क्या करूँगा, 2 आवर्स कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि मिनिमम 5 मिनट का डाल ही सकते हो। 5 मिनट में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिंक्डइन ने भी सेम डाला है, लिंक्डइन ने भी आई थिंक 2 मिनट डाला होगा या कुछ ऐसा डाला होगा टाइम, जिसमें डेटा यूज़र्स को उतना इफेक्ट ना दिखे, पर 2 मिनट में उसके मिलियन ऑफ क्वेरीज बच जाती होंगी, मिलियंस ऑफ क्वेरीज बच जाती होंगी। इससे यूज़र्स को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 मिनट बाद मैं देख लूँगा कि हाँ मेरे लाइक्स 100 हो गए हैं, 120 हो गए हैं 5 मिनट बाद, ठीक है। पर इसके मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट बच गए, ठीक है। सो आप देख सकते हो लाइक कैसे ये कैशिंग होती है, और कैसे लाइक अलग अलग टूल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं क्या क्या टाइम। बट अभी के लिए हम बेसिक सा 10 मिनट ले लो यूज़र प्रोफाइल के लिए, 10 मिनट बाद यूज़र का प्रोफाइल चेंज हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम में भी आप डीपी चेंज करते हो, वो 2 मिनट बाद दिखना स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ये कैशिंग, आप टाइम टू लीव देते हो इसे, एक कैशे को, और वो उतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगली बार वो हिट नहीं हो पाएगा, अपने आप कैशे मिस होगा, और वो फिर सेव होगा दोबारा, फिर अगली बार आप करोगे तो वो कैशे हिट होगा। सो अगर टीटीएल के पहले आपने किया तो वो हिट होगा, कैशे हिट होगा, और बाद में करोगे तो मिस होगा, फिर वो सेट होगा,
और फिर वो जाके हिट होगा, यहाँ पे TTL था मेरा, ठीक है, समझ रहे हो आप। पहले हिट होगा, उसके पहले करोगे टाइम के, उसके बाद मिस होने लगेगा, फिर वो सेट करोगे आप, फिर अगली बार हिट होगा वापस। तो TTL आप समझ पा रहे होगे क्या होगा। बहुत डिटेल में नहीं जाते, बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ गए होगे अब तक आप। कैशे एविक्शन पॉलिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैशे फुल हो जाए, मान लो आपका अंदर का मेमोरी आपने दिया है रेडिस को 2 GB, और इतने सारे कैशे आपने उसमें डाल दिया कि खुद ही कैशे ही फिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सेव करवा रहे थे आप स्टोरेज, वही फुल हो गया, ठीक है। तो इसमें आप 2 टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपके पास 100 कैशे रखने का डेटा था, 100 कैशे ही रखने का डेटा था। थोड़ा नीचे आता हूँ मैं कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इसे। मान लो आपके पास 100 कैशे रखने का डेटा था। अब आपके पास 1000 कैशे हैं, 1000 कैशे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे कि मान लो मेरे पास ये कुछ कैशे थे, मान लो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ मेरे पास 5 कैशे रखने का, बस यही मैक्सिमम 5 ही था, ठीक है। सो मान लो इसमें से 1 2 3 ये इसके कीज़ हैं और इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि लीस्ट यूज रिसेंटली यूज़, कि मान लो ये 1 वाला सबसे अभी जस्ट यूज़ हुआ है, तो इसको मैं रहने दूंगा। 2 वाला उसके पहले यूज़ हुआ था, 3 वाला उसके पहले, मतलब एक टाइम के बेसिस पे, यूज़ के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा। और जो सबसे लास्ट यूज़ हुआ है उसको अपने आप ड्रॉप कर दूंगा। अब एक स्पेस खाली हो गई, अब कोई नया कैशे आएगा तो यहाँ लग जाएगा। और फिर 4 सबसे लीस्ट रिसेंट यूज़ हुआ है ना, 4 सबसे पहले यूज़ हुआ था, 0 अभी जस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये पीछे से 4 निकाल देगा और इसके आगे -1 या जो भी आपका कैश है वो नया लगाते जाएगा। सो आपका ये जो रिसेंटली यूज्ड कैशे हैं वो सेव रहेंगे, कि चलो अभी हो सकता है यूज़र दोबारा मांग ले यही सेम डेटा, या मैक्सिमम यूज़ जो होंगे वो ऊपर ही रहेंगे क्यू में हमारे। जो सबसे कम सेव्ड या फिर नॉट यूज्ड हैं वो सब हम पीछे से निकालते जाएंगे। अभी तो 5 एग्जाम्पल है, लेकिन ये ऐसे 5 थोड़ी होता है, बहुत सारा डेटा होता है। अब ऐसे ये लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, सेम वही वे लेते हैं कि मान लो मेरे पास 5 डेटा थे, ठीक है। इसमें से पहला वाला 100 बार यूज़ हुआ है, दूसरा वाला 50, तीसरा वाला मान लो 10, चौथा वाला 1 और पांचवा वाला भी 1, या फिर इसे मान लो 4, अभी के लिए 4 बार यूज़ हुआ है और ये 1 बार। सो सबसे कम यूज़ इसका हुआ है और इसे हम निकाल देंगे। जब भी कोई डेटा आएगा फिर मैं उसको लगाऊंगा, मान लो 6 आया और इसका यूज़ अभी 0 है। अब अगली बार मान लो इसको यूज़ करते करते 20 लोग यूज़ कर लिए हैं, तो अगली बार कौन सा जाएगा, 4 जाएगा, और जो नया कैशे आएगा वो यहाँ पे मान लो 7 है, वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। सो सबसे कम जो यूज़ होगा उसे हम निकालते जाएंगे, ठीक है। और अगला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। एक हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्यों होता है या स्टैक, आप कमेंट में बताओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मान लो फर्स्ट इन आया तो फर्स्ट आउट भी जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्यू, मतलब एक क्यू में डालते गए हम, और जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में जाएगा, और एक ऑर्डर में हमारा सारा डेटा, मान लो 1 2 3 4 5 6, एक 7 आया तो 7 रुकेगा, फर्स्ट चला जाएगा, 8 आया तो 8 रुकेगा, सेकंड चला जाएगा, ठीक है। ऐसे क्यू में डालते गए हम, ठीक है। सो मल्टीपल टेक्निक्स है। हमारा कैश एविक्शन प्रोसेस बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ में, और इसमें से LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मोस्ट कॉमन है। मतलब जो रीसेंट है टाइम स्टैम्प के साथ हम सेव करेंगे, जो रीसेंट है वो बचेगा, और जो पुराना डेटा है वो पीछे से डिलीट होता जाएगा। LFU मतलब जो सबसे कम है यूज्ड वो डिलीट होता जाएगा, और FIFO मतलब एक क्यू में डालते गए बिना सोचे समझे क्या हो रहा है, ठीक है। रेडिस के यूज़ केसेस सेशन मैनेजमेंट में आपका टोकन, JWT और OTP स्टोर करने में, ये सब में काम आता है। OTP एक्सपायर होती है 3 मिनट में ना, तो 3 मिनट के TTL में एक डाल दिया मैंने OTP नाम से, OTP विथ यूज़र ID, मान लो OTP विथ यूज़र ID 1 2 3 4, तो ये 3 मिनट रहेगा। अगर यहाँ OTP तब वेरीफाई हो गया 3 मिनट से पहले तो सब कुछ सही है, वरना यूज़र नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे ही और भी यूज़ केसेस हैं। रेट लिमिटिंग हो गया, API थ्रॉटलिंग, मतलब आपके रेट को लिमिट कर सकते हो आप उससे, ठीक है। यूज़र फीड कैशिंग, यूज़र का जो इंस्टाग्राम फीड है उसको कैश कर दो, जब नेट नहीं रहता वो चलेगा। OTP स्टोरेज मैंने बता दिया। लीडर बोर्ड, हाँ लीडर बोर्ड हर सेकंड चेंज होता है ना, हर सेकंड या हर 10 मिनट पे आप नया लीडर बोर्ड लाते हो। तो इनमें जो एक हमारा डेटाबेस टाइप था सॉर्टेड सेट ही था ना, तो सॉर्टेड सेट में मैं डाटा डालता जाऊँगा विथ टाइम स्टैम्प और स्कोर,
और स्कोर के बेसिस पे अगर मैंने ऑर्डरिंग लगा दी तो वो स्टोर के बेसिस पे एक रैंकिंग के साथ ही जनरेट करेगा कि जो सबसे मैक्सिमम स्टोर है वो फर्स्ट पे है, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड पे, और सो ऑन। तो आप लीडर बोर्ड भी बना सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एक्सट्रीमली फास्ट, सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पक्का देखना जाके। स्केल हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हॉरिजॉन्टली आपके सर्विसेज को स्केल करता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बहुत बता रखी है यार ऑलरेडी, अब इसे रिपीट नहीं करूँगा मैं, आप लोग भी मुझे पता है बोर हो जाओगे पढ़ पढ़ के एक ही चीज़। कॉन्स के बारे में देखते हैं अगर हम, कि रैम एक्सपेंसिव होता है हमारा, और ये रैम पे स्टोरेज लेता है, फास्ट है, बहुत फास्ट करता है, इसी वजह से फास्ट करता है, और यही इसका कॉन्स है कि ये महंगा है थोड़ा सा, मतलब आप थोड़े से पैसे लगा दिए तो आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। डेटा लॉस इफ़ नॉट परसिस्टेंट, मतलब रेडिस तो पहला तो हमारे रैम पे है, तो जैसे ही आप सिस्टम बंद हो गया, मान लो आपका सिस्टम बंद हो गया तो रैम मेरा क्लियर हो जाता है। सिस्टम क्लोज हो गया या बंद हो गया, शट डाउन हो गया, तो मेरा रैम भी बंद हो जाएगा, और रैम बंद हो गया तो मेरा कैशे भी पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक स्टोरेज भी रख सकते हैं जो कि बाद में कैशे लेके आए, ठीक है। सो परसिस्टेंस बना देते हैं हम इसे एट द एंड। वैसे ये परसिस्टेंस है नहीं, लेकिन आप बना सकते हो टूल्स को यूज़ करके। नॉट आइडियल फॉर ह्यूज डेटा सेट, अब बहुत सारा डेटा हो, हर मिनट डेटा चेंज हो रहा हो, मतलब हर सेकंड मान लो डेटा चेंज हो रहा हो, तब इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स भी थे, लेकिन प्रोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़ भी होता है ये बहुत। अब आते हैं हम CDN पे, ठीक है। CDN अगर आप जानते हो तो बहुत पॉपुलर टूल है, इसके डेफिनेशन पहले जानते हैं हम। सो CDN क्या करता है, स्टैटिक कंटेंट और एज सर्वर, दो इम्पॉर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। अब मान लो एक दुनिया बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे USA है कहीं, यहाँ पे इंडिया है कहीं, ठीक है भाई, इतना ध्यान मत देना डायग्राम पे, ये इंडिया है। अब इसमें क्या होगा, कुछ डेटाबेस यहाँ भी होंगे, कुछ डेटा स्टोरेज यहाँ पे होंगे, AWS की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ डेटा स्टोरेज यहाँ पे भी होंगे, मतलब हर जगह दुनिया में इनके डेटा सेंटर हैं, DCs बोलते हैं हम इन्हें, डेटा सेंटर है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका एक होम पेज था, और उस पर एक इमेज यूज़ किया है मैंने 10 MB का, 10 MB का फुल HD एकदम अल्ट्रा क्लियर HD मैंने इमेज यूज़ किया है 10 MB का, ठीक है। एक इमेज है, IMG फाइल है, PNG फाइल है, जो भी है, एक इमेज है। अब मान लो मैं यूज़र हूँ, और मैंने क्या किया, इंडिया में बैठ के मैं यहाँ पे फ़ोन चला रहा था, और मैंने अपनी साइट खोली /home, मतलब www.theshivanshvasu मेरी साइट है अभी वैसे, और मेरी साइट अभी मैं बताऊँगा, एक CDN मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसका एग्जांपल बताऊँगा जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, shivanshvasu.com के होम पे गया मैं, और उसमें एक 10 MB की इमेज है। सो अब मैं मान लो डेटा सेंटर मेरा जो एक्चुअल फाइल स्टोरेज था वो यहाँ था USA में मान लो, तो इसमें यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया, और यहाँ से 10 MB फाइल डाउनलोड होगी, तभी तो वो शो होगी ना मेरे ब्राउज़र में। सो 10 MB की फ़ाइल आई, बीच में सिस्टम में कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रहे, और ये टोटल काम होने में मेरे को लग गया 10 सेकेंड। वो 10 MB की फ़ाइल, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट में हवा प्रदूषण, रेडिएशन, तो इससे 10 सेकेंड लगा। अब वहीं एक दूसरा डेटा सेंटर है जो कि कहाँ है, इंडिया में जस्ट यहाँ पे मुंबई में मान लो है, यहाँ पे ऊपर दिल्ली में ही है। सो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट मारा, अब यहाँ पे इतना पास है कि 10 MB का डेटा डाउनलोड होने में रिलेटिवली बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है जब आप डेटा बैंडविड्थ में जाते हो तो यहाँ पे वो काम लगभग 1 सेकंड में हो जाएगा, और CDN का काम यही होता है। एज सर्वर मेरा क्या था, जो नियरेस्ट है मेरे यूज़र्स के। स्टैटिक कंटेंट क्या था मेरा, इमेज था, जो भी बड़े फाइल हो गए, इमेजेस हो गए, उसको एज सर्वर जो कि क्लोजर टू यूज़र है उस पर रख दो। तो रेदर देन यहाँ वाले डेटा सेंटर या यहाँ डेटा सेंटर, यहाँ डेटा सेंटर रखने के, मेरा जो स्टैटिक फाइल है, जो बड़ा फाइल है, जो कि मतलब यहाँ पे यूज़र के पास रख दिया था उन्होंने, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ये बहुत जल्दी फेच हो गया। अब मान लो अभी ये 2 GB की फ़ाइल होती है, आपने मूवीज़ डाउनलोड करी हैं 2-2 GB की, सो ये सब डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता। तो ये आप CSS JS फाइल भी रख सकते हो, API के रिस्पॉन्स रख सकते हो, इमेजेस और वीडियोज़ रखते हैं मोस्टली हम, तो ये यूज़र के पास वाले सर्वर में हम रखते हैं ताकि उसको मिलने में दिक्कत ना हो। देखो इतने सारे सर्वर थे, यूज़र के पास वाले हम सर्वर में वो इमेज या वीडियो फाइल रखते हैं ताकि उसको फेच करने में जल्दी हो। मतलब मान लो 2 लोकेशन है, तो जो पास वाला होगा उसमें रखेंगे। अब इनके फाइल्स यहाँ हम नहीं रख सकते, रख सकते हैं बट टाइम लगेगा, रिलेटिवली पास वाले में हम ज़्यादा रखेंगे। इसे हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये कंटेंट डिलीवर करता है, नाम से ही पता चल रहा है।
अब मेरी साइट पे जो यूज़ होता है www.theshivansvasu.com पे, वो क्लाउडफ्लेयर है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फ्री, पॉपुलर और फ्री, बहुत ही फ्री नहीं मतलब फ्री टूल है। इसमें बहुत सी चीज़ें फ्री हैं, आप एक बार इस पर साइनअप करोगे ना आप समझ पाओगे। फ्री में बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो, पूरा का पूरा SSL सर्टिफिकेट हो गया, स्टोरेज हो गया, अभी तो AI की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं इस पर। सो क्लाउडफ्लेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। अगला हो गया अकामाई, और उसके बाद AWS क्लाउड फ्रंट, ये CF बोलते हैं हम, क्लाउड फ्रंट। इसमें भी हम क्या करते हैं, AWS का जो नियरेस्ट डेटा सेंटर है उस पर स्टैटिक फाइल्स को हम डालते हैं यूज़र के पास, ताकि वो जल्दी से उसे फेच कर पाए। ठीक है, अब देखो वही चीज़ हुआ, यूज़र ने नियरेस्ट CDN से फेच किया, मिल गया तो ठीक है, वरना ओरिजिनल सर्वर पे जाएगा और वापस आएगा। अब इसको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मेरा USA वाला सर्वर था, मेरा इंडिया वाला सर्वर था, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये USA है, ये इंडिया है, और ये मैं हूँ। ठीक है, तो पहली बार मैंने रिक्वेस्ट मारी, मान लो मेरा डेटा सेंटर ही USA था। ठीक है, और इनका एक हमारा यहाँ पे CDN भी है इंडिया में, मान लो AWS की बात हो रही है। सो मैं पहली बार रिक्वेस्ट किया, तो वो क्या करेंगे ना, इमेज को इंडिया वाले सर्वर पे पहली बार तो मुझे टाइम लगेगा, जैसे मेरा कैशिंग में हो रहा था, और दूसरी बार क्या होगा, ये CDN मतलब इंडिया वाले मशीन पे इन्होंने क्या किया, वो इमेज भेजी, फिर ये मेरे पास आएगा, और अगली बार जब भी मैं वो फेच करूँगा वो मुझे इंडिया वाले ही सर्वर से देंगे। मतलब एक बार तो उन्हें USA से इंडिया में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा ना डेटा। तो ये चीज़ सेम होती है, CDN ऐसे भी काम करता है। शुरू में उसने नियरेस्ट CDN से मांगा, वो अगर होगा तो मिल जाएगा, वरना ओरिजिनल सर्वर से मांगेगा, और ये फिर वहाँ पे सेव करेगा, और वही चीज़ होगी जो कैशिंग में होती थी। सो डाटा इज़ कैश्ड जियोग्राफिकली यूजिंग CDN, ताकि मेरा जल्दी जल्दी सारी चीज़ फेच हो पाए। अब CDN कैशे इनवैलिडेशन देखते हैं। सो इसमें हम TTL यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मान लो यूज़र ने अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया, तो यहाँ पे सेम इमेज उसका दिखा रहा होगा, तो इसमें एक TTL होना चाहिए, या तो मैनुअल प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि ये डेटा डिलीट करे यूज़र, या फिर एक लॉजिक ही लिख दो ना कि जैसे ही यूज़र प्रोफाइल बदले, अगर उसके नाम से कोई CDN पे कैशिंग है तो वो डिलीट हो जाए, तो हमें मैनुअल पर्ज करना पड़ता है। वर्जेंट इमेज यूज़ करने पड़ते हैं, V2 वगैरह, क्योंकि मान लो पहली बार उसने प्रोफाइल डाला तो वो इमेज नाम से था, दूसरी बार डाला तो इमेज 2 रहेगा, और हम लेटेस्ट वाला पुल करेंगे। सो अलग अलग वेज हैं हमें अपडेट करने के कैशे को, क्योंकि प्रॉब्लम आती है इसमें बहुत सारी। इसमें कोई ऐसे रेडिस वाला टूल नहीं है, तो मान लो मैंने तुरंत डेटा चेंज कर दिया अपना, या तुरंत मैंने प्रोफाइल चेंज कर दिया अपना, सो पुराना ही डेटा आ रहा होगा यहाँ पे से, तो उसके लिए अलग अलग क्या है, एक तो TTL यूज़ करो, मैनुअल डिलीट कर दो एक दिन बाद, भले मैं एक दिन बाद ट्रांसफ़र दोबारा करवा लूँ, लेकिन यूज़र को गलत डेटा तो नहीं जाएगा ना। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, हर दिन एक बार कॉपी कर लो डेटा, अपने नियरेस्ट यूज़र के CDN पे करवा दो कॉपी, बट गलत डेटा मत भेजो एटलीस्ट। ठीक है, और अगला वर्जन URL यूज़ करते हैं, V1 V2, जैसे उसने अपलोड किया अगली बार V2 नाम से, V3 नाम से, V4 नाम से स्टोर होगा, तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो मैं पुल करके लाऊंगा, और जब पर्ज होगा तो पुरानी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। पर्ज मतलब डिलीट करना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब CDN और रेडिस में डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडिस, CDN और इसके डिफरेंसेस। पहली चीज़, डेटा टाइप रेडिस में डायनेमिक होता है और इसमें स्टैटिक होता है। रेडिस में आप हर बार SQL क्वेरीज फेच करके डाल सकते हो, हर बार मिस हिट हो सकता है। इसमें मोस्टली इमेज होते हैं और वीडियोज़ होते हैं, और इसमें SQL क्वेरीज होती हैं, मतलब डायनेमिक क्वेरीज हो गई, अंदर डेटाबेस के चीज़ें हो गई, DB की चीज़ें हो गई डायनेमिक। ठीक है, लोकेशन ये ऐप लेयर में लगता है और ये ग्लोबली लगता है, मैंने बताया ना सर्वर्स होते हैं इसमें, और ये हमारे रैम में होता है। स्पीड ये माइक्रो सेकेंड और ये मिली सेकेंड, मतलब आप देखो अगर तो ये ज़्यादा फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि इमेज वगैरह, और फिर भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा ना, ये रैम में है, जस्ट बगल में है, और ये मुंबई में है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी बीच में, तो थोड़ा डिफरेंस मतलब 1000 गुना तो कम हुआ, लेकिन हमारे लिए मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड बहुत तेज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि यूज़र प्रोफाइल डेली चेंज नहीं होता है मोस्टली। ठीक है, तो एक दिन का कैशे लगा सकते हो, और या तो वर्जन भी बना सकते हो, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, या फिर मैनुअल पर्ज कर सकते हो, और इसमें इमेज और वीडियोस डालते हैं हम, तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हेन टू यूज़ रेडिस वर्सेस व्हेन टू यूज़ CDN। रेडिस कब यूज़ करना है आपको, जब डायनेमिक डेटा हो, और CDN कब यूज़ करना हो, जब हैवी ट्रैफिक, बहुत हाई लोड वाला स्टैटिक डेटा हो, और दोनों भी आप साथ में यूज़ करते हो मोस्टली। मैंने बताया था ना, रेडिस से कोई काम 10 मिनट का 1 मिनट में होगा, और CDN से वो काम 10 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, डिफरेंस यहाँ ज़्यादा लाया रेडिस ने, लेकिन ठीक है, दोनों यूज़ करोगे तो और फास्ट होगा। और दोनों को फास्ट में यूज़, साथ में यूज़ ही करते हैं, बोथ टुगेदर दे आर यूज्ड। कैसे कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़, सबसे पहले कि स्टेल डेटा होना चाहिए, और कैसे इनवैलिडेशन इज़ हार्ड होता है, ठीक है। कैसे कंसिस्टेंस प्रॉब्लम्स, देखो पहले तो स्टेल डेटा मतलब पुराना डेटा हो गया, बहुत पुराना डेटा, और यूज़र ने 5 बार अपडेट किया और मैंने 6 आवर का मान लो TTL लगा रखा है, तो इससे क्या होगा, मेरे को बार बार पुराना डेटा दिखाएगा कैश में हिट होके, ठीक है। मिस करवाने के लिए मुझे 6 घंटे का वेट करना पड़ेगा, फिर नया डेटा आएगा। तो इसके लिए मैं TTL क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट कर सकता हूँ, कि चलो यूज़र को 6 घंटे गलत डेटा दिखाने की जगह केवल 1 मिनट गलत डेटा दिखा, ठीक है, या थोड़ा लेट दिखा, 1 मिनट ही लेट दिखा। सो इसके लिए शॉर्ट टाइम यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ क्या थी, कैसे इनवैलिडेशन इज़ हार्ड, ये क्लासिकल कोएट है, और ये मतलब पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि कैसे इनवैलिडेशन इज़ हार्ड, क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू पेयर है, तो इसमें मैं कुछ वैलिडेट वगैरह नहीं कर सकता हूँ, कोई लॉजिक नहीं लगा सकता हूँ, डायरेक्ट इसको रिस्पॉन्स में भेज सकता हूँ। सो ये इवेंट वेस्ट इनवैलिडेशन हमें लगाना पड़ेगा, इसमें राइट थ्रू राइट बैक स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, और इसके बारे में हम देखेंगे जब हम थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, आप भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट हाँ थोड़ा टाइम दोगे तो समझ आ जाएगा। इसका अगर इंटरव्यू में पूछा आपको कि कैसे इनवैलिडेशन इज़ हार्ड, इसको एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें 2 चीज़ बताना है, इवेंट बेस्ड इनवैलिडेशन यूज़ करना, और राइट थ्रू और राइट बैक स्ट्रेटजीज को यूज़ करना, ठीक है। थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं रियल लाइफ सिस्टम डिज़ाइन के एग्जांपल, जिसमें हम कैशिंग यूज़ कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स CDN यूज़ करता है फॉर वीडियोस, और रेडिस फॉर मेटा डेटा, जो भी हमारे मूवी के डेटा होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है उनके लिए, क्योंकि वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था कि डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिटेल्स नहीं चेंज होती है, तो वो रेडिस यूज़ करता है। अमेजॉन कहाँ यूज़ करता है, प्रोडक्ट इन्फो के लिए रेडिस यूज़ करता है, और इमेजेस के लिए CDN यूज़ करता है, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फो भी डेली चेंज नहीं होता है। ट्विटर क्या करता है, रेडिस टाइमलाइन के लिए यूज़ होता है, और CDN फॉर मेटा डेटा या मीडिया के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो यूजेस आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस, और इसके बारे में 1 लाइन रिविजन्स वगैरह भी हम देख लेंगे, ठीक है। सो कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा रेडिस क्यों फास्ट है, कैसे इनवैलिडेशन क्या होता है, रेडिस और मेमकास्ट क्या होता है, दोनों सेम टूल होते हैं, अलग अलग, बस हमारे अंदर का टेक्नोलॉजी अलग है। CDN और लोड बैलेंसर आप समझ गए, बहुत अलग चीज़ें हैं, कोई बात नहीं है, मतलब लोड बैलेंसर हमने कल देखा था, CDN आज देखा, बहुत डिफरेंट है। व्हाट हैपेंड ऑन कैशे फेलियर, समझ गए आप, कैशे फेलियर होता है तो क्या होता है। कुछ नोट्स हैं 1 लाइनर, जिनको आप पढ़ के खुद से थोड़ा और रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब थोड़ा रिवीजन के लिए, इनको नोट डाउन कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैशिंग और CDN के बारे में। आई होप मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको कैशिंग के बारे में समझ में आई हैं, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे कम्युनिटी पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, इस यूट्यूब वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में जाओ, ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ हैं, बहुत से कमेंट्स हम रिप्लाई देते हैं, तो उस पर जाके देखो। और ये थी वो साइट जो कि क्लाउडफ्लेयर पे अपनी होस्टेड है, सो इस साइट पे भी जाके आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।